बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त इस्लामाबाद की जो हवाएं हैं वो तो ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर सियासी दर्जा हरारत जो है वो बताया जा रहा है बढ़ता जा रहा है। आप सबके इल्म में है कि पंजाब में और बिलखुसूस आज इस्लामाबाद के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अपने एहतजाज का सिलसिला रखा था। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर डी चौक पहुँचना है। अभी प्रोग्राम से पहले कुछ इत्तलात और नई ताज़ा तरीन फुटेजेस आई हैं, ज़रा चलाइएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं तकरीबन एक अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं वो डी चौक पहुंचना शुरू हो गए। इससे पहले खबरें ये थी कि इस्लामाबाद के अहाते में दाखिल होने से रोका जा रहा है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, शेलिंग के भी कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं। ज़ाहिर है वो पूरा कॉर्डन हुआ था इस्लामाबाद। इत्तलात और खबरें तो यही आ रही थी, लेकिन अब इस सब के बाद सूरत हाल ज़्यादा संगीन होने का अंदेशा है। हमें हमारे इल्म में है कि इस वक्त जो है फ़ौज की तैनाती भी वहाँ पर हुई हुई आर्टिकल 245 के थ्रू, और पुलिस भी जो है वहाँ पर जो है शेलिंग कर रही है। लेकिन इस सब के बाद जो सवाल है वो ये है कि हमारे इल्म में भी है और पूरी दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम समिट होने जा रही है, विच इज़ SCO। और इस समिट के दौरान जो तंजीम की जानिब से, ज़ाहिर अगर मुल्की हालात पे मैं बात करूँ तो वो कोई इतने अच्छे तो नहीं है ना, आइडियल सिचुएशन है। ज़ाहिर है अपोजिशन अपने एहतजाज कर रही है, हुकूमत का अपना एक नैरेटिव है अपोजिशन के हवाले से, लेकिन जब दुनिया में हमारा जो तासुर जाता है उससे शायद हम बिल्कुल ही नाबलद होते जा रहे हैं। यानी हमारे अपने घर में जो हालात हैं वो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद की सिचुएशन पर जहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि एहतजाज का हक होना चाहिए और मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को भी मलूज़ खाते रखना चाहिए कि दुनिया भर से आपके घर मेहमान आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी एहतियात बरतें और ये एहतजाज किसी और वक्त के लिए उठा रखें। लेकिन इत्तलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को जो है वो हिफाजती तहवील में ले लिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि वो लीड करेंगे। बैरिस्टर गौहर अभी थोड़ी देर पहले उनसे बहरहाल मिलकर आए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास से के हवाले से तो खबरें हमारे पास हैं ही, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर आई और वो ये थी, और वो थी आई हमारे पड़ोसी मुल्क से। जयशंकर जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के, उन्होंने हामी भरी है। उनके वज़ारत ख़ारजा ने यह ऐलान किया कि जयशंकर जो हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। ये खबर यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है, क्योंकि ज़ाहिर दुनिया भर के मंदोबीन तो आ ही रहे हैं, सरबराहान मुमलिकत भी आ रहे हैं, लेकिन कभी इम्कान था कि शायद हिंदुस्तान हमेशा की तरह मैं ना मानूं की रट पर लगा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा जेस्चर पड़ोसी मुल्क से आया है। अब सवालात ये हैं कि क्या किसी खास किस्म के डायलॉग की तरफ हमें बढ़ना होगा, क्या साइडलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, जयशंकर का आना जो है वो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, फिर दुनिया के जो हालात हैं, हमें पता है मशरिक़ वुस्ता जो इस वक्त एक खुसूसी जंग की लपेट में दिखाई देता है, इजरायली जारियत है, उसमें जो अलाइंस है इंडिया का, उस पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। तो आज हमने ज़रा जहमत दी है इंपॉर्टेंट शख्सियत को जो हमसे बात करेंगे, और बिलखुसूस इस हवाले से सवाल करना चाह रही हूँ कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस दौरे या इस समिट में उनकी शिरकत से पाकिस्तान को क्या तवक्कात वाबस्ता करनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, वक्त दिया आपने। कसूरी साहब, सवालात तो मैंने कहती हूँ कि आप लोग जैसे लोगों से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर आपने भी सुना होगा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर, उनकी पाकिस्तान आमद जो है वो ज़ाहिर किसी हद तक उसकी तवक्कात हैं, अभी तक तो कन्फर्म भी है, उनके वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का इंदिया दिया है। लेकिन आप बताइएगा बहैसियत वज़ीर ख़ारजा भी कि ये दौरा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर इसमें सवाल लोगों के जहन में ये उभरा है कि क्या वाक़तन कोई आगे पेशरफ्त होगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात में किसी बेहतरी को देख रहे हैं वो इस दौरे के दौरान, क्या ये सब मुमकिनात में से है? जी, पहली बात तो मैं समझता हूँ खुश आइंद है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि भारत पास ये ऑप्शन तो था, हालात तो इतने ख़राब हैं हमारे दरमियान कि अभी इस जनरल असम्बली की डिबेट में बहुत तल्ख बयानात दोनों तरफ दिए गए हैं, और भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका बयान बहुत सख्त था ख़ास तौर पे। तो इसके पस मंज़र में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ एक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब सवाल ये है, ये तो भूलना नहीं चाहिए कि मल्टीलैटरल डायलॉग है, बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं आए। लेकिन मैं इतने पता नहीं सैकड़ों मैंने हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट, जनरल असम्बली जो मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, कई
कई मर्तबा कोशिश की जाती है कि साइड लाइंस पे मीटिंग हो जाए। अच्छा। खासतौर पे याद रखना चाहिए कि 2015 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा तल्ख थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अमृतसर में मीटिंग हुई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत तनकीद की पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान का दिफा किया उस वक्त उस मीटिंग में, या वो ब्रिक्स की थी या पता नहीं किस चीज़ की थी, और उसमें उन्होंने दिफा किया पाकिस्तान का। और उन्होंने इसी तरह से उसी मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में फिर वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान पे बरसे। तो जो खुशाइन बात थी कि रूस के नुमाइंदे जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, रुस्तम काबुलोव, वो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात की। तो वो तो एक डिफरेंट पैराया था कि हिंदुस्तान की ये एफर्ट कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, उसमें वाजे हो गया था कि फेल हो गई है कि, और उसमें रूस के नुमाइंदे का भी ये कहना कि पाकिस्तान का रोल वो नहीं है जो मोदी साहब उस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे हैं। अब जहाँ तक इसका मामला है वो ये है कि जब वो आई थी तो ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताया है कि उसको कोई अच्छे हालात नहीं थे जी। हालात बहुत ख़राब थे। उसी पस मंज़र में जब वो आई, एक तो बड़ी उसको खुशाइन समझा गया कि वो आई थी। उसके बाद मरहूम वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सरताज अजीज़ साहब, उनके दरमियान और इनके दरमियान मीटिंग हुई साइड लाइन पे। अच्छा। उस साइड लाइन की मीटिंग में फैसला किया गया कि जी हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का मतलब यह है कि पहले जब मैं वज़ीर ख़ारजा था और उससे पहले जी बहुत से वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारजा जो बात करते थे वो कॉम्पोजिट डायलॉग पे बात करते थे। कॉम्पोजिट डायलॉग एक बड़ा वाइड किस्म का एजेंडा था, उसमें हर किस्म के मामला डिस्कस होते थे। लेकिन क्योंकि ये कांग्रेस लीडरशिप उससे मुंसलिक थी उस नाम से कॉम्पोजिट डायलॉग, तो उन्होंने उसको नाम बदलने की कोशिश की और हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पाकिस्तान को, तो उन्होंने उसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग रख दिया। अच्छा। यानी कि एक ऐसे वक्त में जब मीटिंग हुई जब हालात बहुत ख़राब थे और उस वक्त ये मीटिंग हुई और फैसला किया कि तमाम इश्यूज़ ऑफ कंसर्न जो पाकिस्तान इंडिया को है वहाँ डिस्कस किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर गुडविल हो, कई दफ़ा ऐसे मौक़ों पे मेरा अपना तजुर्बा बताता है कि जब पाकिस्तान इंडिया की कोई मीटिंग होती थी, हालांकि साक की हो या कई और हो, आपने देखा ना साइड लाइन मीटिंग ही थी ना, साक 2006 जब इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आया है वो तो साक की मीटिंग थी। वाजपेयी साहब कोई बायलैटरल मीटिंग में तो नहीं आए थे। तो कई दफ़ा बहुत से ममालिक जो हैं वो रोल प्ले करते हैं जो दोनों के दोस्त हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि 2019 या 20 में जो भी सीज़ फायर हुई है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा बयान दिया गया था। उसका पोटेंशियल तो नहीं पूरा हुआ कि इश्यूज ऑफ कंसर्न टू बोथ द कंट्रीज, डीजीएमओज दोनों इंडिया पाकिस्तान ने कहा था डिस्कस होंगे। और उस वक्त भी कोई बैक चैनल ऑपरेट करा था और बाद में यूएई ने क्रेडिट लिया इस बात का कि ये उन्होंने इसमें रोल अदा किया है। आपको हैरत नहीं होगी जो मिडल ईस्ट के ताल्लुकात हैं इतने ख़राब हैं कि लोग तीसरी जंग अजीम की बारे में बात करने लगे हैं, खुदा ना करे लेकिन बात कर रहे हैं। तो उस माहौल में जब बात हो रही है कि ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक होगा, तो जो दोस्त ममालिक जो अमेरिका के भी दोस्त हैं इस खत्ते में उनको डर पड़ गया है कि ईरान भी उसी किस्म का जवाब फिर देगा। और हमें डरना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क है कि जो एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया गल्फ ऑफ हॉर्मूज को, 2-4 थर्ड क्लास जहाज, मैं को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की नहीं बात कर रहा, कोई जहाज डुबो दें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर बंद कर दें उसको तो तबाही आ जाएगी। हमारे जैसे मुल्कों के तो बहुत नुकसान होगा। तो सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि ये जंग ना फैले। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, मुझे इल्म तो नहीं है कि जी इसके पीछे शायद हमारे कोई कॉमन फ्रेंड्स हो। दैट्स ऑल आई एम गेसिंग। बिल्कुल ठीक है कसूरी साहब, बड़ी अच्छी आपने एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता कहा है कि जाहिर है ये बायलैटरल तो किसी किस्म के मुज़ाकरात
खातरात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपने कहा कि साइडलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं। अब ज़ाहिर है आपका एक तजुर्बा तो है जिसकी रोशनी में आप बात करेंगे, आप क्या सोच रखते हैं कि इस वक्त जो इंडिया के थिंक टैंक्स हैं, क्या वो इस बारे में, क्योंकि हमें इनका एलाय जो है इजराइल के साथ वो हमें पता तो है और बहुत हद तक चीज़ें हमारे सामने भी आ गई हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं और ख़ुद इंडियन मीडिया जो चीज़ें दिखा रहा है इजराइल के हवाले से वो काफ़ी वाज़ेह है कि उनका टिल्ड क्या है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने खलीजी ममालिक का भी तस्करा किया है। ये बताइएगा क्या इस तरह की साइडलाइन मीटिंग्स के लिए इंडिया में कोई जिसे कहते हैं कोई थॉट प्रोसेस है भी या नहीं, और अगर है तो क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान रिसीविंग हैंड पर किसी हद तक उसमें होगा, या आप समझते हैं कि नहीं इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर बात नहीं होगी, हाँ लेकिन इससे कुछ कम पे बात हो सकती है? देखिए, मैं तो अपने दिमाग से सोच सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको तज्जिया दे देता हूँ। मेरे पास कोई इनर नॉलेज तो नहीं है ना। अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर होता तब भी मुश्किल होता है इंडिया की माइंड गेस करने का, लेकिन एनालिसिस किया जा सकता है। एनालिसिस क्या है? हालात आपको मैंने बताए हैं, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबके सामने आया है। हिंदुस्तान को उससे एक धक्का सा लगा है जो भी बांग्लादेश में हुआ है। अब मैं हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स जो बात करते हैं उसको फॉलो करता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने किताब भी लिखी, एक और 2-3 और लिख रहा हूं, तो मैं तो उसको स्टडी करता हूं। जो इंडियन थिंक टैंक्स एडवाइस कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बांग्लादेश के बाद, और फिर भारत ये कह रहा था कि हम यूक्रेन और रूस की कोशिश करेंगे सुलह कराने की, तो उनके थिंक टैंक्स कह रहे थे भाई क्या बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले आप अपने जो आपका नेबरहुड है, हमसाया है, वहां तो ताल्लुकात ठीक करें। आप कहते हैं हम फलाने की दोस्ती करा देंगे, फलां की दोस्ती कराएंगे, अच्छी बात है, इंडिया का मीडिया इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है और भाई अपना घर तो देखो, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, सबके साथ अब तो जो श्रीलंका में जो चेंज आ गई है एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लीडर के इलेक्शन से, तो ये और मालदीव्स में जो तब्दीली आई थी, तो वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि मैं इसलिए आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि भाई ये ना करें। तो ये हो सकता है कि इंडियन फॉरेन ऑफिस के माइंड में हो जो उनको एडवाइस दी जा रही है कि ये मौका अच्छा है साइड लाइन्स में। मैं अगर वजीर खारजा पाकिस्तान का होता तो मैं जवाब दे सकता हूँ, हाँ मेरी भी ख्वाहिश होती कि साइड लाइन्स में मीटिंग हो जाए, क्योंकि मेरे तो 36 रीजन हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, मुझे नजर आ रहा है अगर खुदा ना खास्ता जंग फैली तो जो प्राइस ऑयल की चढ़ेगी, आ गई, हमारे गरीब लोग चीखे मार रहे हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा होता तो मेरी तो ख्वाहिश होती कि इस खत्ते में जितना कम टेंशन हो अच्छा है। तो मैं तो ये कहता हूं, इंडिया क्या सोच रहा है कि मैंने आपको अंदाजा किया है, हो सकता है वो ये सोच रहे हो। अगर वो ये सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर साइडलाइन पे मीटिंग हो सकती है, माजी में भी हुई है, अगर हुई तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल ठीक है। कसूरी साहब, जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक लंबी डिबेट है, चाहे हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, लेकिन जिस तरह से आपने अभी एनालिसिस दिया है मिडल ईस्ट के हालात का, और आप कह रहे हैं अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर पूरा खित्ता तो आएगा उसकी लपेट में, लेकिन दुनिया के लिए भी एक खतरे की अलामत है। अभी जो हालिया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, मतलब गुज़िश्ता रोज़ ही आया है हमारे लिए आज सही, ये बयान जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इजराइल को मैं मशवरा देता हूं कि वो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करे। साबिक सदर, अमेरिका का साबिक सदर का ये बयान, आप नहीं समझते कि ये खौफनाक बयान है और इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक नताइज होंगे? ये याद रखने की बात है कि गुज़िश्ता रोज़ ही आयतुल्लाह ख़ामेनी ने जो खिताब किया है लगभग 5 साल बाद जो खुतबा दिया, उसमें भी उन्होंने क्लियरली कहा कि हमने जो रिटेलिएट किया है ये बहुत कमज़ोर रिटेलिएशन थी, अगर हमारे साथ शिद्दत पसंदी की गई तो इसका भरपूर जवाब देंगे। ज़रा बताइएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस वक्त में, ऐसे वक्त में आना, क्या ये कोई एक सियासी चाल है या कुछ और है?
ये बहुत खतरनाक बात है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप, पता नहीं उनको इस बात का अंदाज़ा है या नहीं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हमला भी कर दे अमेरिका इस पे, ईरान पे, एक दफ़ा जब नॉलेज दिमाग में आ जाती है, साइंसदानों के, स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटी लैब्स में वो चुराई नहीं जा सकती। आप ये कर सकते हैं, हमला कर दें, 1.5 साल 2 सालों पीछे हो जाएंगे। जो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो तो 100% सर्टन है, और सारी दुनिया फिर ये सोचेगी कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, चाहे छुप के बनाए, जो मर्जी करे, भूखा मरे। जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास एंड मेक द बॉम्ब। तो उससे बड़ी इस पे बात हुई थी, भाई अगर आप किसी को मौका ही ना दें तो फिर वो करेंगे। अगर उन्होंने किया तो सारी अमेरिका की कोशिशें दुनिया की फेल हो जाएंगी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रेजिम फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा, मिस्र भी चाहेगा कि भाई हम भी बनाए, तो फिर वो तो तुर्की कैसे नहीं चाहेगा? मतलब तो मानने की बात ही नहीं है। तो सारा धड़ाम के धड़ाम पे हो जाएगा कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इसकी परवाह नहीं। मैं ये कह सकता हूँ ये बड़ी खतरनाक बात होगी, और शायद मेरी ख्वाहिश है कि उन्होंने सिर्फ अमेरिका में वोट लेने के लिए किया हो, क्योंकि बदनसीबी की ये बात है कि इजराइल अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, वहाँ का इंटरनल मैटर है। जो उनकी दोनों की लीडरशिप है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक, वो टोटली मरहून मिल्लत है। उनकी इजरायली लॉबी की उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनकी मीडिया में जो सपोर्ट है। तो लेकिन अगेन खुशकिस्मती है कि जो नई नस्ल आ रही है अमेरिका में भी और यूरोप में भी, वो ये समझ रही है कि ये बिल्कुल गलत है, और जो बहाना बनाया जा रहा था इजराइल का, हम पे बड़ा जुल्म हुआ है जर्मनी में, हॉलोकॉस्ट, वो सिंपैथी लूज कर रहा है इजराइल। इजरायली लीडरशिप को यह अंदाजा नहीं है, वो टैक्टिकल विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि सारे मगरिब को उन्होंने डराया हुआ था। तुमने हमें, जब हिटलर तबाह कर रहा था, आंखें बंद की थी या मदद की थी, वो तो बिल्कुल अब तबाह हो गया जो इजराइल का नैरेटिव है। नहीं न रुक कर दें। अगर ये सारी चीजें हो और वेस्टर्न एलाइज उसको ये कहें, जो मैं आपको बहैसियत साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान कह रहा हूँ कि हमारा तेल की प्राइसेस तबाह कर देंगी पाकिस्तान, बहुत से गरीब ममालिक की इकोनॉमीज को, हम बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, IMF से हमने प्रोग्राम किया है, और ये यूरोपियंस किधर जाएंगे? और भाई यूरोपियन ने तो तेल ही रूस से खरीदना बंद किया, इंडिया के जरिए जरूर जा रहा है। और वो अगर मिडिल ईस्ट का हो गया तो सिर्फ चीन तो नहीं ना उसका नुकसान उठाएगा, तो यूरोप की इकोनॉमीज को भी बड़ा जबरदस्त धक्का लगेगा। तो अगर कोई पीछे बात कर रहा है तो वो यूरोपियन ममालिक कर रहे हैं। आप देखें जो वोटिंग हुई है उसमें जो बयानात हुए, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट सुनी थी, उसमें जो बरतानिया की नुमाइंदा थी उनके एक मुझे जो याद है लफ्ज वो ये था कि हम लबनान को गाजा नहीं बनने देंगे। जी। अब तो इसलिए अगर यूरोप की तरफ से रेजिस्टेंस आई, क्योंकि वहाँ लेबर गवर्नमेंट है बरतानिया में, तो ये तो प्रेशर चल सकता है। प्रेसिडेंट जो ट्रंप का बयान है हो सकता है वो सियासी नौयत का हो, उनको ये नहीं देना चाहिए था क्योंकि मुमकिन तौर पर सदर हो सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि उन्होंने सियासी वोट, सियासी सपोर्ट, ताकि बाइडेन को जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा इजराइल का वो पिछले 25-30 सालों में सपोर्टर प्रेसिडेंट है, उसकी वजह से उसको जो वोट मिलते हैं, जो सपोर्ट मिलती है प्रो जूइश लॉबी, सिर्फ जूस से नहीं, वहाँ की जो एवेंजलिस्ट हैं वो बहुत भारी तादाद में हैं। कई रियासतों में 40-50% उनके हैं एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को। तो ये सिर्फ इजरायली लॉबी नहीं है, एवेंजलिस्ट का बड़ा जोर है जिनके वोट रिपब्लिकन्स भी हासिल करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक भी। इसी मैंने कहा बदनसीबी की ये बात है फ़लस्तीन के लिए कि वो फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है अमेरिका में, वहाँ वो इंटरनल पॉलिसी का मसला, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर बन गया है।
वेल, थैंक यू वेरी मच खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपने वक्त दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा गुफ्तगू कर रहे थे और अपना एनालिसिस दे रहे थे कि चाहे हिंदुस्तान के साथ डायलॉग की बात हो तो उसमें साइडलाइन मीटिंग्स अगर होती हैं तो उसका भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आ सकता है। दुनिया के जो हालात हैं और बिलखुसूस जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं और जो बयान ज़ाहिर यूरोपीय यूनियन की जानिब से, उनकी एक नुमाइंदे की जानिब से आया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फ़लस्तीन के अंदर हुआ, यानी गाज़ा जो है इस वक्त पूरी तरह से तबाह है। फिर अब हम ज़ाहिर लबनान की सूरत हाल देख रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं यमन, फिर इराक और बाकी सारा कुछ तो हम देख ही रहे हैं। अगर ये फैलता है तो फिर क्या एक और गाज़ा होगा, फिर एक और जगह जो है वो सफ़ हस्ती से मिटाने की कोशिश की जाएगी और ज़ाहिर ये सब कहीं ना कहीं आलमी दुनिया के लिए भी एक धचके का बाइस ज़रूर बन सकता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आयतुल्ला ख़ामनेई का जो गुज़िश्ता रोज़ का खुतबा था, उस खुतबे के अंदर उन्होंने अहम तरीन बातें की हैं, ज़रा उसको डिबेट करते हैं और फिर मैं बात करना चाहूँगी हमास और हिज़्बुल्लाह के हवाले से कि उनका जो अभी तक का तरीका है अपने लिए दिफा को इस्तेमाल करने का, उस पर, और फिर मुस्लिम उम्मा के किरदार के हवाले से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि ज़रा जो गुज़िश्ता रोज़ खुतबा दिया है आयतुल्ला ख़ामनेई ने लगभग 5 साल के बाद जुमे का, इस खुतबे की भी अपनी ज़ाहिर एक अहमियत है और फिर उन हालात में, जबकि हमें मालूम है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल रोज़ ब रोज़ हमें बदलती हुई नज़र आती है। यानी इस वक्त भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि इज़राइल का कोई हमला जो है बैरूत में हो रहा हो, लबनान पूरी तरह उसकी लपेट में आ रहा है, फिर हम फ़लस्तीन तो देख ही रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि शाम और इराक में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तंजीमें हैं जिसमें हमास है, उसकी बात कर ले हम, इस वक्त उसकी स्ट्रैटेजी पे बड़ी बात हो रही है कि वो किस तरह से आगे मूव करेगा। लेकिन इस वक्त मुझे अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब ने ज्वाइन किया है, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अल्लामा साहब आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, ज़ाहिर मैं बिलखुसूस सबसे पहले तो ये बात पूछना चाहूँगी क्योंकि ये एक बहुत अहम जेस्चर होता है जब कोई इतने अरसे के बाद, लगभग 5 साल के बाद आयतुल्ला ख़ामनेई ने जुमे का खुतबा दिया और इस खुतबे के दौरान जो एक बहुत ही वीडियो कह लें या पूरा खुतबा तमामी लोगों ने लाइव नशर भी किया, लेकिन उस दौरान उसके बाद कुछ क्लिप्स जो हैं वो वायरल होना शुरू हुए और बताया गया कि आयतुल्ला ख़ामनेई जब खिताब कर रहे थे तो उनके बराबर में एक राइफल थी, उसके बैरल पे वो बार बार जो है हाथ भी लगा रहे थे। ये क्या इंदिया देने की कोशिश है? इस खुतबे का असर क्या हो सकता है और क्या आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत था और ऐसा खुतबा आना चाहिए था? अल्लामा साहब। ओके, अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब से हम दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो ज़ाहिर हालात हैं उस पर तो बात हो रही है, लेकिन क्या अल्लामा साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी मैंने सुन लिया था, मैं जवाब दे रहा था तो जी फरमाइए। अब आ रही है मेरी आवाज़? जी बिल्कुल दुरुस्त है, अब आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है। बेटा, बात यह है कि लोगों ने पहली बार ये राइफल देखी है जब से इनकलाब आया है। हर जुमे का खुतबा हर खतीब तेहरान में, जब तेहरान नहीं पूरे ईरान में जब जुमे का खुतबा देता है तो राइफल पकड़ के देता है। आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें 1985 का, जिसमें ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त आगा ख़ामनेई सदर थे, ईरान के सदर जमहूरिया थे, जब खुतबा दे रहे थे तो उस वक्त ही राइफल हाथ में थी। ये एक अलामत होती है कि जुमे का जो खुतबा है वो बातिल से एक मारिका आराई की अलामत है, क्योंकि उसमें पूरे कौम को एक मैसेज दिया जाता है। और जब से इनकलाब आया है उस वक्त से ये है, और फतवा भी है इमाम खुमैनी का कि जब जुमे का खुतबा दे तो उसके हाथ में, इमाम जुमा के हाथ में कोई ना कोई तलवार या आसा या नेज़ा या आज का हथियार, क्योंकि बंदूक है तो बंदूक होना चाहिए। तो ये पहली बार नहीं हुआ। आप अगले जुमे भी देख लीजिएगा कि इनके अलावा भी जो भी खुतबा देता है ना, वो राइफल पकड़ के ही खड़ा होता है। बेटा, वो राइफल पकड़ के, ये दुनिया ने पहली बार देखा है। हालांकि हर जुमे वहां पे ये जुमे को ये मुजाहिरा होता है, जो भी इमाम जुमा होता है वो राइफल पकड़ के ही खुतबा देता है। ठीक है, लेकिन इस खुतबे के जो नुकात है अल्लामा साहब, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल थे। उसमें न सिर्फ ज़ाहिर मुस्लिम उम्मा से कहा गया कि मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है और यकसू होने की ज़रूरत है और हमारा दुश्मन एक है। लेकिन मैं इसलिए आप ये सवाल ज़रा मतलब जिससे कह रहे हैं मजीद तफसील से कर रही हूँ ताकि आप फिर तफसील से जवाब दीजिएगा। मैं इंडिया का मीडिया देख रही थी अल्लामा साहब, तो वहाँ पर ये इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही थी
कि जब तक शिया सुन्नी डिवीजन बरकरार रहेगा, मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं कायम हो सकेगा और इसी का फायदा इजराइल और बाकी कुव्वतें उठाती रहेंगी। अब बताइएगा, खामनेई साहब का वो तमाम तर खुतबा जिसमें वो मुस्लिम उम्मा को के इजमा पे बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि होना जरूरी है, और फिर जो रियलिटी है वो ये कि तफरीक मौजूद है, तकसीम मौजूद है। जी बेटा, देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रहबर मुअज़्ज़म आग़ा ख़ामनेई पहली बार ने, फिर अर्ज करूंगा कि जब से इनकलाब आया है, इत्तेहाद मुस्लिमीन का, वहदत मुस्लिमीन का नारा वहां से लग रहा है इमाम खुमैनी के ज़माने से। आप ये देखें कि बैतुल मुक़द्दस का मसला दफन हो चुका था, ख़त्म हो चुका था 72 के बाद, जब गोलान की पहाड़ियाँ गईं, सहराए सीना मिस्र से गया, ये सारे इलाके जब गए, बैतुल मुक़द्दस उर्दन के हाथ से गया था, शियों के हाथ से तो नहीं गया था, लेकिन उसको आज तक गैरत नहीं है अपने वापस लेने की। बैतुल मुक़द्दस सहराए सीना मिस्र के हाथ से गया था, गोलान की पहाड़ियाँ या जूलान की पहाड़ियाँ शाम के हाथ से गई थी। ये बैतुल मुक़द्दस को उसी वक्त 1980 तक, क्योंकि पहला सफारत खाना खुल चुका था ईरान में खुला था, खत्म हो चुका था। 1980 में इमाम खुमैनी ने ऐलान किया था, जुमतुल विदा को, रमजान के आखिरी जुमे को यौम कुद्स मनाने का ऐलान किया था। उस ऐलान ने इस मसले को दोबारा जिंदा किया। उसका फायदा ये हुआ कि जनाब पूरी दुनिया में एक मूवमेंट बनी, बैतुल मुक़द्दस का मसला, मस्जिद अक़सा का मसला दोबारा जिंदा हुआ। आज हमास और हिज़्बुल्लाह का इत्तेहाद इस बात की दलील है कि अगर मिलकर एक दिफाई लाइन बनाना चाहें, जैसा कि आग़ा ख़ामनेई ने कल अपने खुतबे में कहा कि एक दिफाई लाइन पूरी अफगानिस्तान से और यमन तक बननी चाहिए, मुसलमानों की दिफाई लाइन बनाना चाहें, तो उसके लिए राह हमारे पास हमवार है कि हिज़्बुल्लाह और हमास मकतब फ़िक्र अलग होने के बावजूद एक दूसरे के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह किसकी वजह से कुर्बान हो गए? इसकी वजह से शहादत हुई है ना, हसन नसरुल्लाह की। आप देखिए कि ये जो भी नए वजीर आजम है बरतानिया के, गालिबन केयर स्टारमर नाम है या स्टारमर नाम है, जो भी नाम है इनका, अभी इन्होंने परसों एक बयान दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि मासूम इसराइलियों पर हमला किया गया। आप ये देखें बेहिसी की इंतहा कि पूरा मगरिब अमेरिका के साथ इसराइल की पुष्ट पे खड़ा है। वो 1 साल से हजारों मासूम बच्चों के गोश्त के टुकड़े हुए, औरतें मर्द बच्चे मार दिए गए, फलस्तीन खंडर बना दिया गया। अब लबनान की बारी आई है और उस पर किसी मगरिब ने कोई वावेला नहीं किया, सिवाय आयरलैंड या 1-2 छोटे छोटे मुल्कों के, किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन इस वक्त इसराइल के पीछे सब खड़े। कम से कम आलम इस्लाम को यह तो सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि इसराइल बीच में है, करोड़ों मुसलमान चारों तरफ है, खुदा के बंदो जबान बोलो, मुंह से तो बोलो। इतनी नरमी से आवाज आप हमारे मुल्क में देखिए, 1 साल इस जंग को, मुझे बताइए कि सरकारी सतह क्या हुआ है, सिवाय आटा दाल भेजने के, कंबल भेजने के, दवाएं भेजने के, क्या हुआ है सरकारी सतह पे? ये तो वो दूसरी तंजीमें जो बेचारी जिंदा रखे हुए हैं, मुसलसल सड़कों पे आ रही हैं, लड़ रही हैं, मर रही हैं। मसला तो इत्तेहाद की सूरत तो पैदा कर दी हिजबुल्लाह ने भी। इस्माइल हानिया की शहादत। अच्छा, एक दूसरी बात और बताऊं आपको बेटा, इसको तवज्जो से सुनिएगा। मसला यह है कि आपने खुद अभी बताया कि इंडिया के मीडिया क्या बकवास कर रहा है ना, भारतीय मीडिया, भारतीय मीडिया, मगरिबी मीडिया और हजरत के साथ हमारा कुछ, हमारे भी जिनको हम अपना कहते हैं वो मीडिया भी इस वक्त कितनी बुरी तरह से जहर उगल रहा है। ईरान ने अगर जवाब नहीं दिया था तो वजह मुझसे सुन लीजिए, अब तो पूरी दुनिया को मालूम हो चुका। ईरान अगर इस्माइल हानिया की शहादत पे और या दूसरे मसाइल पे जवाब नहीं दे रहा था तो क्या इशारे दिए गए थे ईरान को कि इसके बदले में फलस्तीनियों पे बमबारी बंद की जाएगी और जंगबंदी की जाएगी। ये कुर्बानी दे रहा था ईरान, के बर्दाश्त कर रहा था कि किसी तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम रुके। लेकिन जब पानी सर से गुजरा है, जब ईरान ने जवाब दिया तो अब क्या हालत हुई है सबकी, किस तरह से शोर मचा रहा है, पूरा मगरिब खड़ा हो गया उसकी हिमायत में कि इसराइल को मारा। 1 साल से उसने मुसीबत की हुई है, कयामत मचाई हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कम से कम अब जो जवाब दे रहे हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है यमन की, जमहूरी इस्लामी ईरान है, कम से कम उसके साथ खड़े तो हो जाओ भाई, मुखालिफत तो ना करो। कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है हसन नसरुल्लाह की शहादत पर और रहबर के खिलाफ। तो ये रहबर को तो ये तक कह दिया गया था कि बैंकर में छुपा दिया गया, इसलिए भी रहबर का आना जरूरी था कि वो बताना चाहता था दुनिया को कि रहबर कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। ये 70-80 लाख आदमियों का जो कल इज्तिमा हुआ है, ये उस हमले से बड़ा हमला हुआ है इसराइल और अमेरिका पे, जो उन्होंने मिसाइलों की सूरत में किया था। अल्लामा साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे तवक्कुफ करते हुए एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करूंगी इस मामले पर जहाँ पर आप ले आए कि ये अच्छी आपने बात कही
कि अगर दुनिया को वो तकसीम नजर आती है, कोई कहता है कि कोई शिया सुन्नी की तकसीम है या मुसलमान का डिवीजन है, तो वो देखे हमास और हिजबुल्लाह को, ये दोनों तंजीमें हैं और दोनों के जो सरबराहान है उनकी जो शहादत है, उसके बाद भी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ये पूरा काफिला, इसे सबक सीखने की जरूरत है। और अगर इंडिया इस पर खुश हो रहा है कि कोई तकसीम है और शायद उसका फायदा इजराइल को या खुद हिंदुस्तान को हो सकता है, तो वो ख्वाब देखना तो बंद होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल अलामा साहब से ब्रेक से वापस आने के बाद ये जरूर करना चाहूंगी कि ज़ाहिर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ममालिक के नाम आ रहे हैं कि इस वक्त मुश्तरका मफादात हैं कुछ दुनियाई ममालिक के जो कि मईशत से वाबस्ता हैं। क्या मईशत को बचाना है या इंसानियत को बचाना है, और इसके बीच में अगर कोई रास्ता है तो वो क्या हो सकता है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ज़ाहिर दुनिया देख भी रही है, लेकिन इस वक्त जो ईरान का दबदबा है वो बहरहाल बड़ा वाज़ेह हुआ है पूरी दुनिया पर भी, लेकिन इसके नताइज भी ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो हम दुनिया भर से खबरें आपके पास भी आई रही होंगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कुछ तो इक़्तिसादी मामलात हैं, कुछ मुआशी मामलात हैं, ईरान कुछ पिछले कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाबंदियों का शिकार भी रहा है। अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, ये जंग आगे बढ़ती है और मुमकिनात में से है कि इजराइल और अमेरिका की जानिब से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है और ईरान पर जिसे कहते हैं वाज़े हमला होता है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक हैं, उनका रवैया क्या होना चाहिए? बेटा देखिए, मैं वक्त कम है, आपको जल्दी बता देता हूँ दो तीन बातें कि देखिए मुस्लिम ममालिक के तो आप छोड़ दीजिए ना, ज़रा सा माजी में ये पहली जंग अजीम जो हुई थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, उसके नतीजे में सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था, लूज़र जो थे वो मुसलमान थे, क्योंकि नाम की सही बारालिक भरम था सल्तनत उस्मानिया का, वो ख़त्म हुई थी क्योंकि आयल फील्ड्स पे कब्जे का चक्कर था। उसके बाद से बरतानवी साम्राज्य ने अपने पिट्ठू मुस्लिम दुनिया में बिठाने शुरू किए थे इसी मकसद से। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो उसके भी असल लूज़र हम थे, क्योंकि उस सेकेंड वर्ल्ड वार के नतीजे में इसराइल वजूद में आया और इसराइल को इस्लामी दुनिया में खंजर सीने में जैसे भूंका जाता है ना, वो खंजर की सूरत पे हमारे साथ बिठा दिया गया। करोड़ों लोग उस वक्त मारे गए थे। आज भी याद रखिए आप कि इसराइल, नेतन्याहू की तकरीर सुने आप, एक साल पहले की इसराइल के वजीर आजम की, उसने अपने लोगों से कहा था कि 3 महीने तक बर्दाश्त कर लो, 3 महीने में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, 1 साल हो गया। अब उसका फायदा इसमें है, चाहे उसके अपने लोग भी मारे जाएं, उसका फायदा सिर्फ इसमें है कि जंग फैले, आगे बढ़े, ताकि मगरिबी दुनिया बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाए इस जंग में। और वो उसी सूरत में आगे फैलती है कि जब वो ईरान को घसीटता, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ईरान वाज़े तौर पे कह चुका था कि वो नहीं इस जंग को बढ़ाना चाहता, लेकिन अब उस हद पे आ गए थे ना कि नो रिटर्न, जिसको कहते हैं वापसी का कोई रास्ता नहीं था ईरान के पास। तो जो लोग मारिके में, मेरा बेटा एक बात याद रखना, उनको डर नहीं है। आप फलस्तीनी पूरा तबाह हो गया, आप फलस्तीनियों को, आपके फलस्तीनियों के दिल में बेटा आपको खौफ नजर नहीं आएगा, उनके बच्चे भी खौफजदा नहीं है। लुबनानी लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह लड़ रही है, खौफ नहीं है, यमनियों को खौफ नहीं है, ईरानियों को खौफ नहीं है। क्यों? ईरान 45 साल से भुगत रहा है, जिस तरफ आप इशारा करिए वो भुगत रहा है। इस बाइकाट के नतीजे में, 45 साल के बाइकाट के, इक्तिसादी बाइकाट के नतीजे में ईरान इतनी बड़ी ताकत बन गया कि वो हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल बन रहा है। तो वो तैयार है ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर। उनकी कौम ने कल ऐलान कर दिया कि वो हर मार्के के लिए तैयार है। डरता वो है जो मार्के में नहीं है। इस्लामी दुनिया के जो ममालिक जिनको आप कहें ये पिट्ठू हैं, जब ये पिट्ठू हैं तो इसलिए इनकी आवाज नहीं निकलेगी। इनको इक़्तिसाद की फिक्र है, इनको अपनी अय्याशियों की फिक्र है। इनमें से कौन ऐसा है कि जो लड़ सकता है, जिसके पास ऐसी फौज है कि जो लड़े? एक दो जिनसे उम्मीद थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या हाल हुआ उनका आप देख लीजिए। वो इसी चीज में मरे जा रहे हैं कि हमारी इक़्तिसादियत का क्या होगा। अभी तक क्या हुआ इक़्तिसादियत का? आप अपने मुल्क का हाल ले लीजिए। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज वगैरह सब चल रही थी, अभी बीच में चल रही थी। क्या जिन मुल्कों का अपना ये हाल है कि $1.25 बिलियन डॉलर के कर्जे में वो भुगते हुए और फिर उसके बाद हो रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप खुद सोचे ना कि उन्होंने क्यों लाके इन हुक्मरानों को बिठाया हमारे सरों पे। अब देखिए पाकिस्तान में, मैं इत्तेहाद की अलामत बताऊं, जमात इस्लामी और हम पहले दिन से हम लोग साथ खड़े हुए इस मामले में, जमात इस्लामी हो या हम। अभी इतवार को आप देखिए जमात इस्लामी के कारकुनों पे भी लाठीचार्ज किया गया, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। सेनेटर इश्तियाक साहब को, या मुश्ताक साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। कराची में हमारे लोगों पे गिरफ्तार किया गया, मारा गया, FIR काटी गई। ये आप इसराइल के दुश्मन हैं या फलस्तीनियों के हामी हैं कि जो फलस्तीनियों की हिमायत निकल रहा है। आप
दहशतगर्दी के पर्चे का सही बात है। जो अपने आई की धज्जियां उड़ा सड़क के ऊपर हुक्मरान 150-200 200 अपने मुकदमात खत्म करने के लिए आई का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको फलस्तीनियों की क्या फिक्र है, उनको अफ्तार की क्या फिक्र है? वो तो मगरबी सिफारत खानों के चक्कर लगाते रहते हैं, सज्जे करते रहते हैं कि उन्हें हुक्मरान बना दिया रहते कि उन्हें हुक्मरान बना दिया जाए, डमी हुक्मरान बना दे मगर बना दे। ये हाल है बेटा इस्लामी ममालिक का सारा। बिल्कुल ठीक है अलामा साहब, कोई तवक्कुल नहीं बेटा। आपके साथ किसी और रोज भी इंशाल्लाह नशिस्त करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात की आपने कि हम लड़े और जाहिर है सिर्फ प्रोटेस्टर्स जो हैं अगर वो भी निकल रहे हैं, और ये अलामा साहब ने बड़ी अच्छी तरफ निशानदेही कर दी, शायद ये कहना जरूरी भी था। दुनिया भर में भी, खुद अमेरिका के अंदर, खुद इजराइल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जोइश हैं और वो खिलाफ हैं इस सारी तमाम तर सूरत हाल के जो कि इजराइल और बिलखुसूस नेतन्याहू की जो रजीम है वो कर रही है। तो उनको भी इसी तरह से लाठियों का और सारे आंसू गैस का जो है सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इंसानियत बहरहाल जिंदा है और जहाँ जहाँ भी इंसानियत जिंदा है वो फ़लस्तीन के हक में। और इस वक्त जो कुछ फिर जाहिर है बैरूत में हम सूरत हाल देख रहे हैं यानी लबनान की, उसमें उसके हक में आवाज़ उठा रही है कि इस तरह से जेनोसाइड जो है वो बहरहाल बंद होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।